राजा चंद्रनाथ सामर्थ नगर नाम के राज्य में राज करता था। चंद्रनाथ को अपने फूलों के बगीचों में घूमने का बेहद शौक था। शाम को सूरज ढलते ही वो रोजाना अपने बगीचों में टहलने के लिए निकल लिया करता था। उसे प्रकृति से बहुत लगाव था और अपना ज्यादातर समय वो प्रकृति के बीच ही गुजारा करता था। एक दिन दोपहर के वक्त चंद्रनाथ अपने बगीचे में टहलने के लिए गया तो उसने देखा कि एक हिरन फूलों के बगीचे में आकर इधर उधर भागकर सब कुछ तहस नहस कर रहा है। ये दृश्य देख राजा चंद्रनाथ के मन में क्रोध पैदा हुआ और उसने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाकर बुलाया, सैनिकों, जल्दी इधर आओ, सैनिकों। चंद्रनाथ की आवाज सुनते ही सारे सैनिक भाग भाग कर बगीचे में आ गए और फिर उस हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। चंद्रनाथ भी अपने घोड़े पर बैठकर हिरन के पीछे जाने लगा था और चंद्रनाथ उस हिरन का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गया और वहां से वो हिरन उछलता कूदता उसकी नजरों से ओझल हो गया। जिसके बाद राजा चंद्रनाथ भी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं कर पाया और दोपहर के समय में धूप इतनी तेज थी कि राजा चंद्रनाथ को बहुत तेज गर्मी लगने लगी। उसने देखा कि वहीं एक छोटा सा तालाब था। चंद्रसेन तालाब के पास गया और कपड़ों को उतारकर नहाने के लिए उसके अंदर घुस गया। जब तक चंद्रसेन वहां नहा रहा था, मौके का फायदा उठाकर वहां एक चोर आ गया और अपने कपड़ों को उतारकर उसने वहीं रख दिया। फिर राजा चंद्रनाथ के कपड़ों को पहनकर वहां से उसका घोड़ा लेकर भाग गया और तालाब के भीतर से चंद्रनाथ ने उसे वहां से भागते हुए देख लिया। चोर, वहीं रुक जा, मैं तुझे सोने से लाद दूंगा, मेरे कपड़े और घोड़े को वहीं छोड़ दे। चोर ने राजा की एक ना सुनी और वहां से दुम दबाकर भाग गया। राजा चंद्रनाथ के लिए अब बहुत ही बेकार हालात बन गए थे क्योंकि अब वो अपने महल में कैसे लौटता बिना कपड़ों और बिना घोड़े के। बिना कपड़ों के जाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। तभी राजा तुरंत तालाब से बाहर आया और वहीं रखे चोर के उन पुराने गंदे कपड़ों को पहनने लगा। मैं इस चोर को छोड़ने वाला नहीं, इसे तो इसकी औकात मैं दिखाऊंगा। शेर के मुंह में हाथ डाला है इसने। चोर के कपड़ों को पहनकर राजा पड़ोसी राज्य में घूमने के विचार से अपने राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चला गया। बहुत दूर तक चंद्रनाथ चोर के उन कपड़ों में घूमता गया कि तभी अचानक उसकी नजर एक झाड़ी के ऊपर पड़ी जहां एक वस्तु बेहद ही चमक रही थी। राजा चंद्रनाथ भागकर झाड़ी के पास गया और जैसे ही उस वस्तु को उठाया तो वो एक चमकता हुआ मोतियों का हार निकला, जिसे देखकर राजा बहुत ही खुश हो गया। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, कीमती हार मुझे मिल गया। अब मैं इसे बेचकर अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद लूंगा और फिर अपने राज्य लौट जाऊंगा। चलो पहले इसे बाजार में बेच देता हूँ। मोती के हार को बेचने के लिए राजा पड़ोसी राज्य के बाजार की ओर निकल गया। तभी बाजार में उसे एक सुनार की दुकान दिखाई दी। राजा भागकर दुकान में गया और वहां बैठे सेठ से बोलने लगा, अरे सेठ जी, क्या आप मुझसे एक मोतियों का हार खरीद सकते हैं? मैं आपके पास बेचने के लिए लाया हूँ और वो बहुत ही कीमती हार है, यूं मानो कि लाखों में एक है। ऐसा भी कौन सा कीमती हार है तुम्हारे पास? अरे सेठ जी, वो मैं नदी पार कर रहा था तो वहां मुझे एक मोतियों का हार मिला। दिखाना जरा, मैं भी देखूं कैसा हार है। चंद्रनाथ ने अपनी जेब से उस हार को निकाला और उस सुनार को दिखाया। जैसे ही सुनार ने उस हार को देखा, वो गुस्से में आग बबूला होकर राजा के ऊपर चिल्लाने लगा, चोर, कहां से चुराए इस हार को? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनाए थे और उनमें से न जाने एक हार कहां गायब हो गया था। मेरी उसे ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो गई, तूने ही इसे चुराया है। चलो मेरे साथ राजा के दरबार में, अब तुम्हारा फैसला वही होगा। नहीं सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ। ये हार तो मुझे नदी के किनारे एक झाड़ी के ऊपर मिला था। आप गलत बोल रहे हैं।
लगता है आप इस हार के पैसे नहीं देना चाहते। आपके मन में लालच पैदा हो गया है। मूर्ख, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी भी। तेरी तो अब शामत नहीं। तुझे तो मैंने कारावास में नहीं डलवा दिया तो मेरा नाम नहीं, क्योंकि तुझे मालूम भी नहीं है ये हार हमारे राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था और वो अपनी रानी से बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, मैं इसे चुरा कर नहीं लाया हूँ। सुनार ने राजा की एक ना सुनी और तुरंत अपने नौकर को आवाज लगा के कोतवाल को बुलाने के लिए भेज दिया। शंभू, अरे ओ शंभू, जल्दी से राजा के दरबार में जाकर कोतवाल को लेकर आजा। ये चोर हमारे हाथ लगी गया है। जी सरकार, आपका हुक्म सर आंखों पर, अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर के बाद वहां कोतवाल हाजिर हो गया और कोतवाल के सामने भी राजा चंद्रनाथ ने अपनी बेगुनाही की गवाही दी, लेकिन उसने भी राजा की एक ना सुनी और अपमान करके उसे धक्के मारकर राजा के दरबार में ले जाने लगा। तेरा फैसला तो अब हमारे राजा ही करेंगे, तू चल तो सही। फिर चंद्रनाथ को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया और जब चंद्रनाथ को दरबार में लाया गया तो सुनार ने अपनी शिकायत रखी। महाराज, ये बहरूपिया एक चोर है और इसने वही हार चुराया है जो मैंने आपकी रानी के लिए बनाया था। ये सुनार झूठ बोल रहा है, मैंने कोई भी हार नहीं चुराया महाराज। हाय राम, कितना झूठ बोलता है ये। महाराज, यही चोर है। ये वो चोर है जिसने आपका हार चुराया है। इसे आप दंड दीजिए। महाराज, आप मेरी भी तो बात सुनिए। तू तो मुझे वैसे ही कोई बहुत बड़ा बहरूपिया लगता है। तेरा पक्ष सुना ना सुना एक ही बात है और जिस व्यापारी की बात को तू गलत बता रहा है वो व्यापारी हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है। इनके पूर्वजों से हमारे राजमहल के सारे जेवरात बनते आए हैं, तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी। और ये आदमी मुझे कोई घुसपैठिया लग रहा है। सैनिकों, इसे पकड़कर तुरंत कारावास में डाल दो और 3 दिन के बाद इसके हाथों को काट दिया जाए। हमारे राज्य में चोरी का दंड यही है। दंड सुनकर चंद्रनाथ पूरी तरह से घबरा गया और राजा के सामने दया की भीख मांगने लगा। वो खुद को बहुत लाचार पाने लगा। मुझे माफ कर दो महाराज, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने चोरी नहीं करी है, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन पूरे दरबार में किसी ने उसकी एक ना सुनी और सैनिकों ने जंजीरों से उसके हाथों को बांधकर कारावास में डाल दिया। लेकिन फिर भी उसे 3 दिन के बाद कारावास से बाहर आना था और राजा के मन में एक उम्मीद जगी हुई थी कि कुछ तो ऐसा होगा कि वो दंड से बच जाए। दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी, सुंदर और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।